वंदे भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, इन दिनों गांव शहर सभी जगह जल जमाव और कीचड़ की समस्या है। बारिश की वजह से कह लें या फिर मानसून की वजह से स्किन इंफेक्शन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि उमस, गर्मी और बारिश की वजह से कई तरह की त्वचा संबंधी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। दाद, खुजली के अलावा कई तरह की समस्याएं भी हो रही हैं। बहुत से लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें। तो एक रिपोर्ट के अनुसार इन दिनों शहरी और ग्रामीण इलाकों में तो 10 में से 7 लोग चर्म रोग से परेशान हैं। हालात ये है कि अस्पताल में चर्म रोग से जुड़े रोजाना करीब 50 से ज्यादा रोगी आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बढ़ती नमी में संक्रमण फैलने की जो चांसेस हैं, जो जर्म पनपने की तेजी है, वो काफी ज्यादा हो जाती है। हालांकि त्वचा संबंधी समस्याएं भले ही जानलेवा ना हो, लेकिन शरीर पर इनका काफी खतरनाक प्रभाव पड़ता है। अगर समय रहते इनका इलाज नहीं किया गया या ध्यान नहीं दिया गया तो ये गंभीर भी हो सकती है। इसीलिए आज हम बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाले एलर्जी और चर्म रोग के कारणों की पड़ताल करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि खेत में काम करने वाले किसान भाई ऐसा क्या करें कि उन्हें एलर्जी से बचाया जा सके, क्योंकि उनका सामना लगातार धूल, धुआं, धूप, मिट्टी और पालतू जानवरों से होता है। त्वचा से संबंधी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप भी अपनी त्वचा से जुड़ी कोई समस्या से जूझ रहे हैं, एलर्जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आज का विषय सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो कि आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं मानसून के मौसम में त्वचा रोग के लक्षण और बचाव के बारे में। इससे जुड़ी जो आपकी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 बड़े विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आप हैं डॉक्टर प्रोफेसर रामचंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और दर्शकों को जानकारी दे दें कि आप अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डीन हैं एवं त्वचा रोग विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर भी हैं। एक बार फिर से स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। और हमारे दूसरी मेहमान जो दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी हैं। आप सफदरजंग अस्पताल में त्वचा रोग विभाग में कंसल्टेंट हैं और प्रोफेसर हैं, जो ख़ास तौर पर जो हमारी त्वचा संबंधी संक्रमण है उनके तमाम पहलुओं को हमें समझाएंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोनों मेहमानों से आपकी हमने मुलाकात करवा दी है, जो कि काफ़ी बड़े एक्सपर्ट हैं और बहुत ही विस्तार से आपके समस्याओं को सुनेंगे, जानेंगे और उनका समाधान भी दिया जाएगा लाइव। और इसके अलावा जो आमतौर पर आजकल समस्याएं होती हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बातचीत की शुरुआत करें, आपकी कॉल्स लें, आपके ईमेल्स पर हम नजर डालें। उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। मौसम खुशनुमा है और बारिश की भीगी भीगी बौछारें लगभग पूरे देश में हो रही है। बता दें कि मॉनसून के सुहाने मौसम में मस्ती तो आती है, लेकिन वातावरण में नमी के बढ़ने से संक्रमण का खतरा भी 10 गुना तक बढ़ जाता है। ऐसे में भले ही आप अपने घर में बैठे हों, डिहाइड्रेशन के खतरे बढ़ जाते हैं। इसी मौसम में जहां हैजा, टाइफाइड, पीलिया और डायरिया जैसे जल जनित रोग हो सकते हैं, और हाँ, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों के ऊपरी भाग का सूजन भी बरसात के दिनों में ही होता है, जो महामारी की तरह फैलता है। हालांकि बारिश की वजह से हवा में मौजूद नमी और उमस के बढ़ने से त्वचीय संक्रमण होना एक आम समस्या है, लेकिन मॉनसून के दिनों में हमारी त्वचा में मरम्मत करने वाले विटामिन सी की कमी हो जाती है।
बहरहाल ये भी बता दें कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अंग होता है, जो हमारे पूरे शरीर को कवर करता है और इसकी शरीर में संरचना भी बेहद जटिल होती है। कहा जाए कि यह एक तरह से हमारे शरीर के लिए रक्षा कवच का काम करती है, क्योंकि इसके नीचे ही हमारे शरीर के तमाम अंग, रक्तवाहिकाएं, ग्रंथियां और कोशिकाएं छिपी रहती है। बहरहाल त्वचा में फंगस, चेहरे पर चकत्ते, दाग, फोड़े, फुंसी से जहां चेहरे की रंगत और गहरी हो जाती है, और यदि बात करें एलर्जी की, तो एलर्जी कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि यह एक कष्टकारक लक्षण होता है, जिससे शरीर में एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, जिसे आप उलझन या अनचाहापन भी कह सकते हैं, जो कभी भी और किसी भी पदार्थ से, मौसम के बदलाव से, बरसात से या फिर अन्य प्राकृतिक तत्व के कारण हो सकते हैं। गौरतलब है कि घरों में सीलन की जगह पर लगने वाला काला फफूंद एलर्जी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये हमारी सांस की नली में सूजन को पैदा कर सकता है। बहरहाल बरसात में एहतियात बरतें और सीलन से बचें। शरीर को रगड़ कर पोंछें, कपड़े को हमेशा सूखा पहने, अपने आसपास साफ सफाई रखें। और हाँ, चूंकि कूलर ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है, इसलिए इसके प्रयोग से बचें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट देखी, जिसमें बहुत सारी बातों को हमने आप तक पहुंचाया। तो अगर आप भी किसी ऐसे स्किन समस्या से जूझ रहे हैं, त्वचा संबंधी कोई समस्या जो आपको लगातार परेशान कर रही है, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है, बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई इस मौसम में समस्या हो ही जाती है, तो आप हमें फ़ोन करें। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और चलिए एक्सपर्ट से बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रामचंद्र, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी रिपोर्ट में भी बहुत छोटी छोटी बातें कहने के लिए हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर कितना पड़ता है, ख़ास तौर पर हमारे त्वचा पर, जिसमें हमने कूलर का इस्तेमाल बताया, फफूंद जो घरों में लग जाती है सीपेज की वजह से, उन सब चीज़ों से भी एलर्जी या ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हम आमतौर पर आम सोच लेते हैं, छोटी बातें सोच लेते हैं, लेकिन ये त्वचा के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती हैं? आपने ठीक कहा कि जैसे अब मानसून का सीज़न चल रहा है, बरसात का सीज़न चल रहा है, और इसमें जो सबसे पहली जो बात हमें नोट करने की है कि इस टाइम आर्द्रता जो है, जो हवा के अंदर है, वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से हमारी चमड़ी के अंदर चिपचिपापन, ऑयलीनेस, और जो भी हमारे शरीर के हमारे आसपास हवा के अंदर या फिर हमारे जो पेट डॉग हैं उसमें या बिस्तर में जो भी कुछ, चाहे एलर्जेंस हैं और चाहे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कीटाणु हैं, कुकुरमुत्ता हैं, वो सब एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है कि वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और जब हम अपने जो आजकल पसीना भी बहुत आ रहा है बिकॉज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और हम पानी पीना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो आर्द्रता जो ज़्यादा होती है उसकी वजह से ये जितने इन्फेक्शंस मैंने गिनाए हैं, जैसे ही हम उस पसीने को साफ़ करते हैं, बार बार साफ़ करते हैं, नाखून के जरिए हमारी चमड़ी के अंदर वो इन्फेक्शंस हो जाता है। और उस इन्फेक्शंस को, जैसे कि चेहरे के ऊपर है, जो जहां हमारा कपड़ा नहीं है, जो शरीर का अंग कपड़े से ढका हुआ नहीं है, वहां ये इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो आर्द्रता की वजह से है, जैसे फंगल इन्फेक्शंस हैं, कुकुरमुत्ता इन्फेक्शंस हैं, वो हमारी फोल्ड्स में, क्योंकि वहां आर्द्रता की वजह से चिपचिपापन ज़्यादा होता है, तो वहां ये इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि जैसे इम्पेटाइगो है, फोलिकल्स है, फोलिकुलाइटिस है, कार्बंकल है, फुरंकल्स हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। और जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, वो जैसे हर्पीज है, चिकन पॉक्स, हर्पीज जोस्टर है, मोलस्कम कंटेजियोजम है। फंगल इन्फेक्शंस में जैसे कि टीनिया है, जिसको हम रिंग वॉर्म इन्फेक्शन भी कभी कभी कहते हैं, गोल गोल चक्कते हो जाते हैं फोल्ड्स में, एक्जिला में और ग्रोइंस के अंदर, और फिर वो बढ़ जाते हैं, सारे पेट को भी कवर कर लेते हैं, सारे बटक्स को कवर कर लेते हैं, सारे शरीर को भी कवर कर लेते हैं, नाखून को भी कवर कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो सही समय पर देखिए उपचार होना बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन लक्षणों को समझें। जब तक आप लक्षण नहीं पहचानेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि दरअसल आपको समस्या हो क्या रही है और इसका इलाज क्या करवाना चाहिए। आइए बात करते हैं दर्शक से। राजकुमार जी हैं जो कि हमारे साथ। राजकुमार जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताएं क्या सवाल है आपका, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम एक्चुअली क्या है, मेरी भाभी है, उनकी जो नाखून, फिंगर, उंगली रहती है ना, उनके अपोजिट साइड की स्किन निकलती है 1 मंथ, तो 4 मंथ तक ठीक रहती है। फिर भी कौन से मंथ में समस्या आती है?
नहीं, हाँ, मतलब स्किन जो है थर्ड चमड़ी निकल जाती है नाखून के अपोजिट साइड हैंड में, finger। ठीक है, ये तो मुझे लगता है मैम काफ़ी कॉमन समस्या है जो यहाँ उंगलियों के ऊपर जो स्किन निकल जाती है, थोड़ी पेनफुल भी होती है। तो ये क्या किसी डेफिशिएंसी की वजह से है, कोई इन्फेक्शन होता है, क्यों होता है ऐसा? जैसे राजकुमार आप बोल रहे हो कि आपकी उंगली के सामने जो त्वचा है वो निकल जाती है, ये नॉर्मली भी होता है कि कई बार क्या होता है कि मौसम बदल रहा होता है तो उससे कारण भी जो त्वचा है उसमें जो त्वचा जो है वो पील कर रही होती है, हाथों में भी पील कर रही होती है और नाखून में भी पील कर रही होती है। और इसका ये भी कारण हो सकता है कि कई बार कुछ केमिकल्स हम यूज करते हैं, बर्तन लेडीज धोती हैं या साबुन डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी एक्जिमा हो जाता है, उसके कारण भी स्किन पील कर सकती है। तो मैम ऐसे में क्या करना चाहिए, उसे मॉइस्चराइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी, उसमें यही है कि उनको बोलिए कि मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, यूज करें और बराबर दिन में 2 या 3 बार मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि स्किन जो है वो कवर्ड रहे। जी। जैसा कि डॉक्टर पूनम ने बताया, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ कि जब बर्तन धोते टाइम एक तो हम पामर साइड जो हमारा जो चमड़ी जो मोटी होती है उसकी तरफ से धोते हैं, लेकिन कभी कभी हम जाने अनजाने में क्या करते हैं कि नाखून से कुछ खुरचने की कोशिश करते हैं और उल्टे हाथ से हम रगड़ देते हैं। तो जब उल्टे हाथ से रगड़ देते हैं तो हमारे नाखून के जो पीछे की जो चमड़ी है वो निकल जाती है और वो पेनफुल होती है। और हम उस चमड़ी को अगर जो उसी टाइम दबा करके या किसी बैंडेड वगैरह लगा लें और दवाई लगाएं, कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाएं तो वो ठीक हो जाती है। अगर जो उसको हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर वो और ज्यादा तकलीफ करती है। बहुत थोड़ा सा होता है लेकिन बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है, इसमें समझा जा सकता है। एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भी कॉल किया है। नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है आपका? नंद स्वरूप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से हम तक, सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं, एक बार फिर से दोहराइए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। ये कह रहे हैं कि इस मौसम में जब हम बात करें कि ह्यूमिडिटी काफ़ी है, आर्द्रता होती है, तो लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, उसमें खुजली भी होती है, तो इससे बचाव कैसे हो सकता है और ये है क्या? मिश्रा जी, जैसे आपने पूछा कि शरीर में ददोड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ये अक्सर मौसम बदलने के कारण एलर्जी होती है जिसे हम अर्टिकेरिया या हाइव्स कहते हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं, मौसम बदलने के कारण हो सकते हैं, कई बार फूड में एलर्जी होती है, कोई आप खाने में ऐसा पदार्थ खा रहे हैं जिसमें कोई ऐसा केमिकल है जो एलर्जी कर रहा है, या आपके शरीर में कोई फोकस ऑफ इन्फेक्शन है उसके कारण हो सकता है, या कई बार कोई पेशेंट दवाई खाता है उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो बेहतर यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एलर्जी होती है, हो सकता है कि ये मौसम के बदलने के कारण है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और ह्यूमिडिटी बहुत है। तो आप त्वचा रोगी विशेषज्ञ से राय लेकर कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है और उससे कुछ दिन खाने में, कुछ हफ्ते खाने में ये एलर्जी ठीक हो सकती है। पर कारण जानना बहुत ज़रूरी है और डिटेल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, जैसे हम बार बार चर्चा में एलर्जी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और तो ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है कि दरअसल एलर्जी होती क्या है, कैसे समझे एलर्जी का क्या मायना है? जी देखिए, हमारी बॉडी में एक होता है इम्यून सिस्टम होता है, जो रोग क्षमता सिस्टम होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर के माइक्रोब से, जो जीवाणु कीटाणु सारे होते हैं। तो जब ये इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट करता है, ज़्यादा रिएक्ट करता है, वो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है कुछ सब्सटेंसेस जिसे हम एलर्जेंस कहते हैं, और ये जो एलर्जेंस होते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ये इम्यून सिस्टम ज़्यादा रिएक्ट करता है, अक्सर देखा जाता है कि ये जो सारे हैं, हमारी जो त्वचा है या हमारा शरीर है, वो कई केमिकल्स हमारे को एक्सपोजर होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, चाहे वायरसेस हैं,
कई बार फूड से हमारी बॉडी को एक्सपोजर होता है, कई बार पोल्यूशन है, कुछ इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस हैं, कुछ केमिकल्स हैं, हाउस डस्ट माइट है, कई कारण होते हैं। तो अगर ये इम्यून सिस्टम ज़्यादा रिएक्ट करता है तो उस पर एलर्जी होती है, और ये एलर्जी सिर्फ त्वचा में नहीं होती। अगर आंखों में एलर्जी होती है तो आंखें लाल हो जाती हैं और पानी आने लगता है, जिससे हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस मतलब एक तरीके से शरीर अपने आप को प्रोटेक्ट करता जी। है। हाँ। अगर सांस के उसमें एलर्जी होती है तो छींकें आने लगती हैं, और अगर लोअर एयरवेज में एलर्जी होती है तो हमें ब्रोंकियल एस्थमा हो जाता है, सांस चढ़ने लगता है। सिमिलरली अगर हम कोई फूड खाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट करता है तो हमें पेट में दर्द और डायरिया हो जाता है। जो त्वचा है सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और हमारी जो त्वचा है, कई केमिकल्स हम फेस करते हैं, माइक्रोब्स फेस करते हैं, तो ये रिएक्ट करती है और इसके कारण शरीर में दर्दोड़े हो जाते हैं, अर्टिकेरिया हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा भी एक तरह की एलर्जी है जिसे कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस कहते हैं। कई दवाइयां हम खाते हैं उससे एलर्जी हो जाती है त्वचा में। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस होते हैं, वो हो सकता है। और कई बार केमिकल्स जो हम यूज करते हैं, जैसे हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, या हम जब फार्मर्स हैं, खेत में किसान जाते हैं तो कई जंगली घास होती है, उनसे रिएक्शन हो जाता है। तो ये रिएक्शन किसी भी तरह से एलर्जिक रिएक्शन मैनिफेस्ट होता है। और इसके अलावा आपने देखा है कि बारिश में कीड़े होते हैं, बहुत जंगली कीड़े घूम रहे हैं। कई बार क्या होता है कि लोग जमीन पर सो जाते हैं और कीड़े काटने से भी इनके त्वचा में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। बिल्कुल। तो किस तरीके से एलर्जिक रिएक्शन होता है ये अभी हमने बहुत विस्तार से समझा। एक कॉलर है, विपिन है, जिन्होंने सागर से में कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल। जी विपिन जी। जी मैं नमस्ते, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। जी जी मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये था कि जो किसान भाई हैं खेतों में काम करते हैं, कभी कभी वो मान लीजिए धूप रहती है, पानी ना आता है, उसी टाइम बारिश हो जाती है, तो इससे कोई समस्या तो नहीं हो सकती है? बड़े जगह ठीक है जी। और दूसरा सवाल जी। चलिए दूसरा सवाल हम नहीं ले पाए, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। पहले हम सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर रामचंद्र, जैसे इनका कहना है कि धूप है, पसीना है और अचानक से बारिश हो जाती है, क्योंकि आजकल बिल्कुल बारिश को प्रिडिक्ट कर पाना नहीं, मतलब भले ही मौसम विभाग बताए, लेकिन एक ही क्षेत्र में हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे बारिश कहीं हो रही कहीं नहीं हो रही है। तो कई बार किसानों के साथ ये भी समस्या आ जाती है कि काफ़ी धूप है, वो काफ़ी गर्मी में काम कर रहे हैं और तभी बारिश हो जाती है। तो क्या इससे किसी तरीके से त्वचा संबंधी कोई समस्या हो सकती है, या फिर अगर ऐसी स्थिति होती है तो उस वक्त किसानों को क्या करना चाहिए? मैं इस भाई से बहुत सहमत हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज हम किसान को और किसान खेती से रिलेटेड जितने भी हैं किसान भाई या मजदूर लोग जो खेतों में काम कर रहे हैं और हमारे लिए अन्न उपजाने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, उन सभी से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। तो मैं बता दूं कि आजकल जो बारिश होती है वो अनप्रेडिक्टेबल है। कब बारिश हो जाए, कितनी देर के लिए बारिश हो जाए, आप हमेशा तो छाता लेकर के चल नहीं सकते। तो कभी आप भीग जाते हैं, और जब भीग जाते हैं तो सारे कपड़े उसी टाइम नहीं निकाल सकते, तो कपड़े भीगे हो जाते हैं और वो भीगे कपड़े आपके शरीर के साथ लगे रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है, जैसा कि डॉक्टर पूनम ने बताया आप सभी को, आपने गौर से सुना होगा। इसके अलावा जैसे ये मानसून सीजन है, इसमें जितने भी एलर्जेंस हैं वो सारे के सारे, क्योंकि बारिश ही नहीं आती है, बारिश से पहले बहुत ज़ोर से हवा भी आती है और उस हवा में सारे एलर्जेंस होते हैं और सारे इन्फेक्शंस होते हैं। तो किसान भाई हमेशा ही पानी के साथ काम करते हैं, पानी जल भराव के साथ काम करते हैं, हमेशा वो पानी में डूबे रहते हैं। लेकिन इस टाइम क्योंकि हवा में आर्द्रता ज़्यादा होती है, ये जितने भी एलर्जेंस हैं, जितने भी इन्फेक्शंस हैं, जो एलर्जेंस हैं जैसा कि आपको बताया पहले भी, इसके अलावा जैसे हम पेस्टिसाइड डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, स्प्रे करते हैं, रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं, हम अपना डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, डेली टॉयलेटरीज यूज़ करते हैं, वो सब जितने भी हैं वो सारे एलर्जन का काम करते हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस मौसम में ज़्यादा प्रॉब्लम करने की। जी जी बिल्कुल। तो देखिए ये बहुत सारी बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम लगातार यही कह रहे हैं कि कई बार हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि ठीक है ये तो हो गई, बारिश होगी ही, या फिर इस तरह की ह्यूमिडिटी होगी, और जब समस्या पैदा होनी शुरू होती है तब भी हम शुरुआत में उतने सजग नहीं होते, लेकिन जब वो बढ़ जाती है तब हमें लगता है कि ये जो स्किन से जुड़ी समस्या है ये भी काफ़ी गंभीर
हो सकते हैं, इनसे भी काफ़ी आपको समस्या हो सकती है। अब सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ह्यूमिडिटी के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, तो मॉनसून में इस एलर्जी के बारे में हमने बात की, लेकिन और किस किस तरह के ख़तरे हो सकते हैं जिन्हें हम आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं? जी, आपको जैसे बार बार बताया जा रहा है कि गर्मी है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, पसीना नहीं सूख रहा है, तो इसके कारण त्वचा हमेशा गीली रहती है और इसके कारण जहाँ पर भी गीलापन होता है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। देखा जाता है कि दाद जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये अक्सर जहाँ जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, हमारे जो फोल्ड्स हैं, बॉडी फोल्ड्स, उनमें ज़्यादा होता है। और जो किसान भाई हैं गीले पाँव में, क्योंकि वो खेत में जाते हैं, पाँव गीले रहते हैं, तो उनकी पाँव की उंगलियों के बीच में भी, जिसे हम एथलीट्स फुट कहते हैं, वो हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि हमारा जो वातावरण है उसमें सारे हमें बहुत एक्सपोजर है, कई मैंने जैसे अभी बताया एंटीजेंस हैं जो हमारे जो इम्यून सिस्टम जो है रिएक्ट करता है और हमें एलर्जी हो जाती है, धदोड़े हो जाते हैं। इसके अलावा फोड़े फुंसी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया भी बहुत है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फोड़े फुंसी हो जाते हैं। ज़्यादा पसीना आने के कारण प्रिकली हीट, जिसे हम घमौरियाँ कहते हैं, वो भी हो जाती है। पसीने में कई बार बदबू आती है, कई बार रंगीन पसीना आता है कई लोगों को, और पसीना बहुत आने के कारण जो कपड़े हैं वो भी रंगीन हो जाते हैं, जिनको रंगीन पसीना आता है। इसके अलावा जो सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स हैं, वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, वो स्वेट, उनमें थोड़ी सूजन आ जाती है, इसलिए जो पोर्स हैं हमारे वो ब्लॉक हो जाते हैं और जो पिंपल्स हैं, जिसे हम कहते हैं एक्ने पिंपल्स हैं, वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। एक कॉलर हैं हमारे साथ, परेश पंचाल है, जिन्होंने गुजरात से कॉल किया है। इनकम सवाल लेते हैं। जी परेश जी बताइए, क्या सवाल है आपका? गुजरात अरावली चाटंबा गांव से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। जी स्वागत है सर आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है? मेरे दो प्रश्न है। जी बताएं। गांव में भी मैंने देखा है, कहीं भी देखा है कि लोगों को कपड़ों का सिलेक्शन में लोगों को समझ नहीं होती है। जी टेरिकॉटन, पॉलिस्टर वगैरह वगैरह कपड़े जो पहनते हैं जी। उनको गर्मी होती है, तो कपड़ों का भी इफेक्ट मैंने देखा है, इससे भी क्या हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा एक सवाल है कि घरेलू तरीके से अपने इस्तेमाल करते हैं, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, करंजी का तेल है, उसे लगाने से क्या चमड़ी का रक्षण होता है? ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है आपके। परेश जी हैं हमारे साथ गुजरात से। तो पहला सवाल डॉक्टर रामचंद्र आपसे, कि जैसे इनको कहना है कि बहुत अच्छा सवाल था कि कई बार हम सिलेक्शन ऑफ क्लोथ, जो हम कपड़े पहनते हैं वो सही नहीं रहता है, सिंथेटिक कपड़े पहन लेते हैं हम, बहुत गर्मी में काम कर रहे हैं, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है मौसम में, उस समय कई बार वैसे भी इतना वो सुगम नहीं होता है पहनना। तो क्या मौसम के अनुसार हमें कपड़ों का चुनाव करना चाहिए और किस तरह के कपड़े कब पहनने चाहिए? अगर खेतों में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने घर में हो, तो उस समय क्या कपड़ों का भी कोई योगदान होता है? जैसा साहब ने पूछा है कि क्वेश्चन में ही आंसर है। वैसे मेरे किसान भाई बहुत समझदार हो गए हैं और उनको और समझदार करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, इस तरह के प्रोग्राम करके उनको और समझदार बनाना चाहती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम रेशमी कपड़ा जो है शरीर के लिए ठीक नहीं है। सिल्की, जो जिसको हम कहते हैं सिल्क, अवॉइड करना चाहिए। अगर जो पॉसिबल है तो कॉटन और लिनन का जो कपड़ा है वो सबसे अच्छा है इस सीजन में, क्योंकि उससे उसके अंदर पोर भी होते हैं और हवा भी आर पार होती रहती है। तो कॉटन इज द बेस्ट क्लोथ दीज टाइम्स टू वियर। इस सीजन में हमेशा सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े पसीने को भी पहुंच लेते हैं, सोख भी लेते हैं, जल्दी से सूख भी जाते हैं और शरीर की चमड़ी के लिए बहुत ही जो है सुविधाजनक होते हैं जी। तो एक तो ये बात मैंने जो बतानी थी आपको कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। दूसरा, कॉटन का ही एक जैसे गमछा होता है, ऐसे अपना एक रूबिया टाइप में वो कॉटनी ही होती है, वो बहुत मुलायम भी होती है और बहुत पतली भी होती है और जल्दी से सूख जाती है। उसको अपने शरीर पे या साइड में रख लें, जब ज़्यादा पसीना आए तो उससे आराम से पसीने को पहुँचे और मौका लगे तो हवा में बैठ जाएं, या तो पंखे के नीचे बैठ जाएं या पेड़ के नीचे बैठ जाएं और शरीर को ढक करके रखें।
तेल लगाना बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। अगर जो तेल लगाना है तो जब पसीना सूख जाए थोड़ी देर के लिए तेल लगाएं नहाने से पहले, और उसके बाद तेल नहाने के बाद बिल्कुल ना सर, और लगाएं। बहुत जगह पर मॉइस्चराइजर के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये सही है, और अगर है तो कौन कौन से तेल इस्तेमाल किया देखिए आज का जो मौसम है उसमें वैसे ही हमारी चमड़ी जो है चिपचिपापन चमड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ऑयलीनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इस टाइम तेल लगाना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, तेल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जिनकी चमड़ी खुश्क है उस खुश्क चमड़ी के अंदर तेल लगाया जाए। जैसे इन्होंने बताया सबसे अच्छा तेल बादाम का है, उसके बाद जैतून का है, उसके बाद तिल का है, उसके बाद मूंगफली का तेल है, और सरसों का तेल थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि सरसों का तेल लगाने से शरीर के अंदर जो है खुजली, हाँ गर्मी पैदा होती है और खुजली भी होती है, इरिटेशन होती है, तो इसलिए हम उस तेल को रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर जो ये तेल लगाना है खुश्क चमड़ी के ऊपर लगाना है, थोड़ी देर के लिए लगाना है और उसके बाद नहाया जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप तेल का इस्तेमाल कर भी रहे हैं, अगर आपको शुष्क महसूस हो रहा है या स्किन में ऐसी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, तो ये कुछ तेल हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही स्वस्थ किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपकी हम कॉल्स भी लेंगे, कुछ ईमेल्स भी हमारे साथ हमारे दर्शकों ने हम तक पहुँचाए हैं, उनका भी जवाब लेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल है, टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉनसून का सीजन है, मौसम में काफ़ी आर्द्रता है, काफ़ी नमी है, और इससे संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और अगर थोड़ा सा आपके शरीर में कुछ संक्रमण है और अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं किया, ध्यान नहीं दिया गया, तो धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है और काफ़ी गंभीर रूप भी ले लेता है। इसीलिए सही समय पर सही इलाज करना, जानकारी होना बहुत आवश्यक है। चलिए बातचीत की हम शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। अगर आपके कोई कॉल्स हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप ज़रूर कॉल करें। और एक कॉलर हैं, आइए पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार, अनिश जी हमारे साथ। जी हाँ जी 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 अनिश जी बताएं। जी हमारे कलाई के नीचे दोनों हाथों के निशान पड़ जाते हैं। किस वजह से ये निशान, एक बार फिर से अपना सवाल बताएंगे सर? जी एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे। निशान आगे के जल जाता है, काला पड़ जाता है, शरीर पे काले निशान पड़ जाते हैं। शरीर पे नहीं, कलाई के नीचे, हाथों में, दोनों हाथों में, कलाई के नीचे। कलाई के नीचे, ठीक है जी। कलाई के नीचे मतलब आपके कहने का मतलब है कि हथेली पे नहीं, हथेली से नीचे जो कलाई पड़ती है उस पे। हथेली के ऊपर कलाई पे। सर कलाई पे बता रहे हैं काले काले निशान हो जाते हैं, ये क्या है? देखिए इसके लिए वैसे देखने की ज़रूरत है, सिर्फ सुनने से शायद नहीं पता लग रहा है, लेकिन देखिए फिर भी अगर जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको कई रीज़न बता सकता हूँ इसके कि उसके निशान क्यों होते हैं। एक तो हम घड़ी बांधते हैं, एक कलावा बांधते हैं। कलावा में रंग भी होता है और लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी भी होती है। एग्जैक्टली, लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी भी होती है और स्टील वाली भी होती है। कईयों को स्टील निकल से एलर्जी होती है, कईयों को लेदर स्ट्रैप से एलर्जी होती है, और कईयों को कलावा के धागे के अंदर जो केमिकल्स होते हैं जिसमें रंग होता है उसकी वजह से भी एलर्जी होती है। कोई भी जब एलर्जी हो जाती है और जब वो ठीक होती है तो वो निशान छोड़ देती है। और कई बार
ऐसा देखा गया है कि ये एक साइट है जिसमें दवाई की वजह से भी रिएक्शन हो जाते हैं, जिसको हम फिक्स ड्रग इरप्शन कहते हैं, उसमें भी कालापन निशान आ जाता है। लेकिन ये देखने की और डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद ही सही ढंग से डायग्नोसिस बनाया जा सकता है और उपचार किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया, किसान भाई को समझ में आ गया होगा कि इनमें से कोई कारण तो नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, स्टील की घड़ी पहनते हैं या लेदर पहनते हैं या फिर धागा बांध के रखते हैं, कई बार उससे भी मॉइस्चर लगातार जमा होता रहता है और समस्या हो जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़े दिन इन्हें अपने कलाई से दूर करें, हो सकता है आपको इससे फ़र्क दिखाई दे। और अगर तब भी फ़ायदा नहीं होता है तो विशेषज्ञ के पास ज़रूर जाएं। अब मैम एक चीज़ और हम देखते हैं कि ये मौसम तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बहुत ह्यूमिड होता है, उससे पसीना भी लगातार आता रहता है। हमें प्यास नहीं महसूस होती जिस तरीके से हमें गर्मी में महसूस होती है। पसीना आता है, कई बार पसीने से दुर्गंध भी आने लगती है और धीरे धीरे अलग तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो इस मौसम में हमें अपने डेली रूटीन में किस तरह के बदलाव करने चाहिए, विशेष तौर पर अपने अगर स्किन को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी है, 37 से 38 डिग्री दिल्ली में है और ह्यूमिडिटी आपने वैसे ही हम बार बार बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा है, 70% से अबव है। पसीना बहुत आता है और स्पेशली या हम वॉक कर रहे हैं या हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, दाने वगैरह भी हो जाते हैं इस मौसम में। सारा दिन पसीने में भीगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि पसीने में ना केवल हम वाटर, पानी का लॉस होता है त्वचा से, इससे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी लूज होता है। तो उससे क्या होता है, स्किन जो है, त्वचा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, झुलस सी जाती है। जो आपकी जीभ है वो भी थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, थोड़े मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, कमजोरी आती है, थकावट होती है। तो मैं सबको यही राय देना चाहूँगी, क्योंकि हमारा बहुत इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम जा रहा है, पोटेशियम जा रहा है और पानी जा रहा है। तो पानी रेगुलरली पीजिए, चाहे ये आप पानी पीजिए इसमें नमक डालकर, बेहतर ये होगा कि नींबू पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, उसमें नमक और चीनी डालकर पीजिए। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप चीनी डालकर पीजिए। इसके अलावा छाछ जो होती है वो बहुत फ़ायदा होता है, नमकीन लस्सी पीजिए, नारियल का पानी पीजिए, किसी तरह जो आपका पानी कम हो जाता है, फ्लूइड जाए, ताकि जो आपकी ड्राई डल चमड़ी है वो झुलसे नहीं और वो ग्लो। अच्छा मैम, कई बार मुहासे भी बहुत हो जाते हैं इस टाइम में, ये क्यों होता है और इसके लिए क्या बार बार हमें फेस वॉश करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मुहासे जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है, जो आपके ऑयल ग्लैंड्स है उनकी एक्टिविटी के कारण होते हैं, वो थोड़े स्वेल हो जाते हैं और उनकी ओपनिंग जो है वो ब्लॉक हो जाती है, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और इसके लिए हमारे चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। मुहासे जिसे हम एक्ने या पिंपल्स कहते हैं, वो अक्सर जो है वो यंग टीनेज एज ग्रुप में दिखता है, 13 से 25 साल तक काफी दिखता है और खासकर ऑयली स्किन में दिखता है। तो इनमें मैं सिर्फ यही राय देना चाहूंगी कि त्वचा को साफ रखिए, 2 से 3 बार जो है माइल्ड क्लेंजर से आप धोइए। और अक्सर देखा जाता है कि यूथ है, जो जवान लोग हैं, वो बार-बार सुंदर दिखना चाहते हैं, पर त्वचा में कई पिंपल्स होते हैं, वो शीशे के सामने पिंपल्स को ब्रेक कर देते हैं, फोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे फिर और बढ़ेगा और निशान भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर है विष्णु सिंह है जिन्होंने हमें कॉल किया है। विष्णु जी बताइए क्या सवाल है आपका? विष्णु जी मुझे जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है? मैडम, मेरा सवाल ये है कि शरीर में स्किन में कौन सी प्रॉब्लम है, उसकी इन्फेक्शन के बाद भी किस तरह की प्रॉब्लम है विष्णु जी आपकी स्किन से जुड़ी? स्किन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे दाग वगैरह होते हैं, खुजली वगैरह होती है, उसके बाद में टैबलेट लेता हूँ तो वापस वॉमिट होती है। अच्छा, दवा लेते तो वॉमिट हो जाती है? जी हेलो विष्णु जी, एलर्जी की दवा लेते हैं तो आपको, आप कह रहे हैं उल्टी हो जाती है आपको? डॉक्टर रामचंद्र, देखिए ऐसा है कि जैसे हमने पहले भी बताया है कि इस मौसम में आर्द्रता के होने की वजह से, अभी हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं पिछले 35 मिनट से 40 मिनट से, तो हर तरह के जो इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब वायरल इन्फेक्शंस जैसे विषाणु हैं,
जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, कुकरमुत्ता इन्फेक्शंस हैं। जैसे आप बता रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है कि आप फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर जो आपको पेट में जलन रहती है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आप दवा नहीं ले सकते हैं, तो घबराने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ये बीमारी जब शुरू में ही अगर जो लगाने की दवाई से ही ठीक की जा सकती है, सिर्फ लगाने की दवाई, कई ऐसी दवाइयाँ तो अवेलेबल दवाई हैं इसके लिए तो इन्हें एक्सपर्ट जिसको के पास खाने की जाना दवाई पड़ेगा। की जरूरत नहीं है, खाने की दवाई की जरूरत नहीं है, लगाने से ही बीमारी ठीक हो जाती है। बस मैं अपने किसान भाई को ये कहना चाहूँगा कि वो जैसे ही ये प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम होते ही उसका इलाज कराएं, जिससे कि ये बीमारी फैले नहीं। जब बीमारी ज़्यादा फैल जाती है या फिर नाखूनों को इन्वॉल्व कर लेती है या फिर पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर लेती है या सिर को इन्वॉल्व कर लेती है, तो उस टाइम फिर खाने की दवाई के बगैर बात नहीं बनती है। तो खाने की दवाई को अगर जो उसको खाने के तुरंत बाद वॉमिटिंग हो जाती है, तो एक बार डॉक्टर को दिखाएं, परामर्श लें। और कुछ दवाइयाँ पहले दी जा सकती हैं जिससे कि दवाई खाने के बाद वॉमिटिंग नहीं होगी। जब तक वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग हो जाती है तो दवाई निकल जाती है, फिर शरीर में फ़ायदा होने का सवाल नहीं उठता। दवाई शरीर के अंदर रहनी चाहिए, पेट के अंदर रहनी चाहिए, पेट के नीचे जा कर के आंत में अब्जॉर्ब होनी चाहिए, तभी उस दवाई का असर आएगा। जी, एक हमारे पास ईमेल आया है सर, वो सवाल ले लेते हैं। शुभ्रा शर्मा है जो कहते हैं कि वो 37 साल की हैं, गर्भवती हैं और गले में एक इनके सफ़ेद दाग सा पड़ गया है, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? और क्योंकि गर्भवती हैं तो समझ भी सकते हैं कि कोई इतनी दवाएं वो नहीं ले सकती हैं। डॉक्टर पूनम क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि 37 वर्ष की हैं और गर्भवती हैं और इनके सफ़ेद दाग हो गया है। जी, मुझे सफ़ेद दाग के भी कई कारण होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो फुलवेरी ल्यूकोडर्मा हो या विटिलिगो हो। सफ़ेद दाग कई बार सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, जैसे हम पिट्रियासिस वर्सिकुलर कहते हैं, वो भी हो सकता है। कई बार कुछ उनको पहले रैश हुआ होगा, उसके बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन हो सकता है। तो मैं इनको यही राय दूंगी कि ये त्वचा रोगी विशेषज्ञ के पास जाकर पहले डायग्नोज कराएं कि इस सफ़ेद दाग का क्या कारण है। और हो सके तो जब तक इनकी प्रेगनेंसी, जब तक इनकी डिलीवरी नहीं हो रही, तो कुछ ट्यूब्स डॉक्टर देंगे जो क्योंकि हम दवाइयाँ नहीं देना चाहते। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं और जो बच्चा होता है उस पर नुकसान करती हैं। तो ये डॉक्टर राय देगा कि ये ट्यूब से, जब तक इनकी डिलीवरी नहीं होती, ट्यूब से कंट्रोल हो सकता है। जब इनकी डिलीवरी हो जाए और ज़रूरत पड़े तो कुछ सिस्टमिक ट्रीटमेंट जो है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। बात को बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा इस महिला को, क्योंकि ये 37 ईयर ओल्ड हैं और इस टाइम प्रेगनेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीशियस प्रेगनेंसी है। तो इनको एक चीज़ जो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर जो कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का इनको अगर जो शौक़ है तो वो तुरंत बंद कर दें, क्योंकि गले में वो पहनी जाती है, कभी कभी ओकेजन में पहनी जाती है और उसकी वजह से भी ये निशान बन जाते हैं। तो वो पहनना बंद कर दें। और आर्टिफिशियल क्या, मैं तो ये कहूँगा कि जो गोल्ड ज्वेलरी है या प्लेटिनम ज्वेलरी है वो भी ना पहने जब तक इनकी प्रेगनेंसी पूरी नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो हो सकता है कि आप कोई ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रही हो जिससे आपकी बॉडी, आपकी स्किन रिएक्ट कर रही हो, और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप कोई ऐसे आपने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है और ये जो दाग है ये लगातार बना हुआ, ऐसी समस्या बनी हुई है, तो ज़रूर एक बार विशेषज्ञ को दिखाएं। बात करते हैं मोहम्मद इब्राहिम, हमारे दर्शक हैं जिन्होंने कर्नाटक से हमें कॉल किया है। जी मोहम्मद इब्राहिम जी, बताइए क्या सवाल है आपका, अपना सवाल बताएं। यहाँ पे इडिंग हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है सर। इन्फेक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है इन्फेक्शन? ये चेहरे पे। किस तरह का, थोड़ा इसके बारे में और डिटेल बताएंगे आप? जी मैम कुछ पूछना चाहिए सवाल से? कितनी उम्र है? हाँ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24। और कब से इन्फेक्शन हो रहा है चेहरे के ऊपर? ये 2 साल हो गए। हाँ 2 साल। 2 साल से। देखिए ऐसा है कि आज, हाँ देखिए आपकी जो बात सुनने के बाद मेरी समझ में आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि फंगल इन्फेक्शन हुआ है और आपने ऐसे ही कहीं डॉक्टर से लेकर के एक दवाई अप्लाई कर दी है और वो इन्फेक्शन और ज़्यादा हो गया है और सब क्लिनिकल भी हो गया है, जिससे कि दिखाई भी नहीं दे रहा है लेकिन परसिस्ट कर रहा है। तो वो फंगल इन्फेक्शन होता है, आजकल बहुत कॉमन है। और स्टीरॉयड कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं मार्केट में, जो डॉक्टर चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं है वो उठा करके उसको दे देते हैं, तो उसको हम स्टीरॉयड कहते हैं। उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता रहता है और परसिस्ट करता है।
तो आप अपने चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और अपना पूरा इलाज कराएं। अगर जो ये फंगल इन्फेक्शन ही है तो फंगल इन्फेक्शन का लगाने की दवाई से और खाने की दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, अब अगला सवाल मेरा ये है, डॉक्टर पूनम मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जो हम लगातार इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, एलर्जी की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका कुछ हमारी प्रतिरोधक क्षमता से भी लेना देना है? क्या हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो हमें इन्फेक्शंस नहीं होंगे, या फिर इम्यूनिटी कमज़ोर है, ये वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है? जी, देखा जाता है कि देखिए जो इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, कई बार तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं दोनों इनका रोल होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पसीने आने के कारण गंदगी से हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, और फंगल इन्फेक्शंस अगेन जैसे हमने आपको बताया कि पसीने से होता है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है पसीने से होता है, और वायरल इन्फेक्शंस भी इन्हीं के कारण होता है। पर ये जो इन्फेक्शंस हैं मेनली अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, सब कुछ इम्यूनिटी पर ही आ जाता है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी रेजिस्टेंस बॉडी की अच्छी है, तो इम्यूनिटी काफ़ी टेक ओवर कर लेती है और आपको काफ़ी इन्फेक्शन से बचाती है। जी। ये सिर्फ त्वचा पर अप्लाई नहीं करता, ये बाकी चीज़ों पर भी अप्लाई करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं जिनमें तेज़ बुखार हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, बॉडी एक्स होते हैं, तो कम सिविरिटी में होते हैं। तो शरीर की इम्यूनिटी अच्छी तभी हो सकती है जब हम अपना ध्यान रखें, अपना खाने पीने में पूरा बैलेंस डाइट खाएं, प्रोटीन्स खाएं, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, और सब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, फैट्स खाएं रिक्वायर्ड अमाउंट पर, टेंशन फ्री जिंदगी करें, थोड़ा योगा करें, मेडिटेशन करें, ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग नहीं करें, तो इन चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और आपको बेसिकली इन्फेक्शन नहीं होता। जी, प्रदीप साहू एक दर्शक है हमारे साथ, आइए उनसे बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है। हेलो जी बताइए क्या सवाल है प्रदीप जी। प्रदीप साहू बोल रहा हूँ भोपाल से मैडम। जी जी बताएं, सवाल बताएं। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी स्किन इन्फेक्शन होने में, चाहे वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो या कोई और, उसमें किसी भी पर्सन की एज, जेंडर, कलर ऑफ स्किन और मौसम की क्या भूमिका होती है, और ओवर क्या भूमिका होती है? आपका सवाल पूरा हो गया प्रदीप जी। जैसा कि इस सीजन में हम ये बात कर रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन होने के जैसा कि हम इसी जेंडर, ठीक है ठीक है मौसम की क्या भूमिका? जी जी रामचंद्र। देखिए, आपने क्वेश्चंस बहुत सही पूछा है, इसीलिए हम आज यहाँ स्टूडियो में बैठ कर के सब बातें कर रहे हैं और अपने किसान भाइयों को और ज़्यादा अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीज़न में इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए, चर्म रोग से रिलेटेड मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इस टाइम जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्राउडेड ओपीडी स्किन की है इस टाइम, वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपीडी। और वैसे अगर जो बताऊं तो हर 4 में एक आदमी को इस टाइम स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें 50 to 60% इन्फेक्शन से रिलेटेड हैं। तो एक तो एज का फर्क हो गया, एक मौसम का फर्क हो गया, एक आपने कहा कि स्किन का कलर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एज फार एज जेंडर इज कंसर्न। यहाँ इसमें हम ये जरूर कहेंगे कि जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, जो ओबीज हैं, उनको ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जिनको क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई दवाई खा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, या फिर उनको ऑलरेडी कोई किसी कैंसर से रिलेटेड दवाइयाँ हैं, या स्टीरॉयड्स हैं, ओवर यूज ऑफ द स्टीरॉयड्स हैं, या कैंसर किसी तरह का है, या रेडियोथेरेपी उनको चल रही है, तो उन लोगों को ये इन्फेक्शंस जब एक बार हो जाते हैं तो वो परसिस्ट भी करते हैं और बहुत वाइड स्प्रेड भी होते हैं और बहुत फैटल भी होते हैं। तो उनको मैं इस तरफ ये बताना चाहता हूं कि ये अपनी चमड़ी का पूरा ध्यान रखें, टाइम पर पानी पिए, बैलेंस डाइट खाएं, सीजनल फ्रूट्स लें, और 3 फुट की डिस्टेंस का मेंटेनेंस करें। किसी को भी अगर जो इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उससे थोड़ी दूरी बना करके रखें। डेली रूटीन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो अपनी पर्सनल रखें, और अपनी चमड़ी का पूरा ध्यान रखें और इन्फेक्शन से बचे रहें।
जी बिल्कुल। तो देखिए मौसम का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, जिसके बारे में हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। इसके अलावा एक जो ख़ास बात जो सर ने बताया कि स्किन के कलर, यानी आप गोरे हैं या फिर आपका गेहुआ रंग है, उसका कोई संबंध नहीं है आपकी त्वचा की समस्याओं से। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन अगर आपके सवाल अभी तक हम तक नहीं पहुँचे हैं तो ज़रूर हमें कॉल लगाएं। टेलीफोन नंबर आप जान चुके हैं, हम साथ साथ स्क्रीन पर भी आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं त्वचा संबंधी समस्याओं की। कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम, टरगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार फिर से आज का विषय हम आपके लिए दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस मौसम में होने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं की, और बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी कॉलर्स हैं जो कि लगातार अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। तो महेंद्र प्रताप एक ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। आइए उनका सवाल ले लेते हैं, फिर कुछ ईमेल्स हैं उन पर भी हम जाएंगे। जी महेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है। महेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो महेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैम एक और सवाल आया है, हम उससे भी लेते हैं। सुनीता है जिन्होंने कटिहार से हमें ये ईमेल किया है, और दांत की समस्या से काफ़ी परेशान है। दवा खाने से ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे ही दवा बंद करती हैं फिर से समस्या होने लगती है, और इस मौसम में यानी मानसून में समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। पूनम जी। जी सुनीता जी, आपने ना बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। यह हम डॉक्टर्स भी थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। कुछ साल पहले जब दाद होता था तो सिर्फ एक ट्यूब हम देते थे, एंटी फंगल ट्यूब, और 3 हफ्ते में ठीक हो जाता था। पर आजकल क्या है कि जैसे आपने सुना होगा, डॉक्टर रामचंद्र ने भी पहले बताया कि मरीज चाहता है केमिस्ट से दवाई ले लेता है, पड़ोसी से राय ले लेता है, ओवर द काउंटर दवाइयाँ ले लेता है बिना राय के स्किन डॉक्टर के, और अक्सर वो आता है और स्टेरॉइड उसको ट्यूब दी जाती है। स्टेरॉइड ट्यूब जो है बेसिकली वो उसके दांत को तो कुछ दिन ठीक कर देती है, उसके बाद जड़ से नहीं, दोबारा बहुत गंभीर रूप होता है। क्योंकि जो बेसिकली जो स्टेरॉइड ट्यूब है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बिल्कुल मना है फंगल इन्फेक्शंस के लिए। कोई भी इन्फेक्शन में स्टेरॉइड्स बिल्कुल मना है, पर क्योंकि मरीज स्टेरॉइड ट्यूब लगा लेता है तो जो स्टेरॉइड जो होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, उससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और फिर से भयानक रूप में पनपती है। और अक्सर देखा गया है कि ये स्टेरॉइड ट्यूब से जो फंगस है उसमें भी म्यूटेशन हो गई है। पहले कोई और स्पीशी थी, अब कोई और स्पीशी। स्टेरॉइड्स के जैसे आप बता रही हैं, तो ये हमारे जो गांव के दर्शक हैं वो इसे कैसे समझे, ये क्या होते हैं स्टेरॉइड्स वाली जो दवाएं होती हैं? देखिए, स्टेरॉइड ट्यूब मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर ये ट्यूब होती है, जैसे मैं आपको नाम जेनेरिक नाम बताती हूँ। बीटामिथाजोन होता है, बीटामिथाजोन डाइप्रोपियोनेट होता है, क्लोबीटाजोल होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लगाने से ये स्टेरॉइड ट्यूब होती है, जो बिल्कुल लगाना बंद करना मतलब चाहिए। ये अगर लेते भी हैं या फिर तो ये खुद भी ध्यान दे कि स्टेरॉइड तो ये नहीं है जी। तो ये जी, और जैसे ये इसके बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने बताने की कोशिश की, मैं अपने दर्शक को बताऊंगा
कि जैसे हम चमड़ी में कुछ स्पॉट होते हैं, उनको छुपाने के लिए हम कुछ कॉस्मेटिक्स यूज़ कर लेते हैं। तो स्टीरॉयड्स के यूज़ करने से हमारी जो समस्या होती है, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर को या चर्म विशेषज्ञ को परामर्श करने के लिए जाना चाहिए, वो हमें ज़रूरत कम महसूस होती है। उसमें जो खारिश वगैरह होती है, खुजली वगैरह होती है, वो कम हो जाती है और दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। लेकिन उसकी जड़ें वहीं होती हैं, वो फैलता जाता है और जैसे हम दवाई बंद करते हैं वो बीमारी दोबारा से ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। इसमें इशू ये है कि जो दवाई लेने से ठीक हो जाती है और जैसे दवाई रोकते हैं तो दोबारा से इन्फेक्शन हो जाता है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि हम एक दूसरे को बात बताते नहीं हैं अपनी। घर में एक मेंबर को होती है, वो दूसरे मेंबर को नहीं बताता, तीसरे मेंबर को होती है, चौथे मेंबर को नहीं बताता। तो एक बार अगर जो इन्फेक्शन हो जाता है, पर्टिकुलरली फंगल इन्फेक्शंस घर के अंदर, तो जिसको भी है सभी को इलाज करना चाहिए, एकदम से साथ साथ इलाज करना चाहिए। और इलाज करने के बाद जब सब ठीक हो जाएं, 2 हफ्ते और इलाज कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शंस दोबारा से ना हो। और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। साथ साथ हमारे जो कारपेट्स हैं, अगर जो हमारे घर के अंदर कारपेट हैं उनका भी, और पेट हैं अगर जो हमारे पास, चाहे कैट है चाहे डॉग है, उसका भी इलाज करना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो एक चोर की तरह काम करते हैं जो घर में दिखाई नहीं देता है और इन्फेक्शंस फैलाता रहता है। जी, मैं एक कॉलर है किशन कुमार है, जिन्होंने हरियाणा से हमें कॉल किया है। बात कर लेते हैं। किशन कुमार जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी जी, नमस्कार किशन जी, बताएं सवाल क्या है। हाँ, मैडम मेरी उम्र 65 साल है। नमस्कार। 65 साल है। मेरे कभी कभी हो जाती है पैरों के एलर्जी। 65 साल आपकी उम्र है, पैरों में एलर्जी हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी। और अब हो रही है, अगर दवाई लेता हूँ तो ठीक हो जाती है, नहीं तो चलती रहती है, खाज आ जाती है, थोड़ी थोड़ी खुजली होती है। जी बिल्कुल, वही सवाल आ रहे हैं बार बार कि दवा लेते हैं तो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर। किशन जी, जैसे आपने बोला आपके पाँव में एलर्जी है, बेहतर तो ये होगा कि आप त्वचा रोगी विशेषज्ञ को दिखाइए। पर ये एलर्जी लगता है कि एक्जिमा है और आप ये दवाई लगाते हो और ठीक हो जाती है, तो ये आपको अगर आपको ये ठीक हो जाती है, इसका मतलब दवाई ठीक है। आप इसको लगाते रहिए, कुछ हफ्ते लगाते रहिए और बीच बीच में आप दिखाते भी रहिए कि आपकी ये जो बीमारी है कंट्रोल में है या नहीं है। जी, एक ईमेल आया है, अविनाश कुमार हैं जिन्होंने हमें ये कानपुर से ईमेल भेजा है। ये कहते हैं कि इनके शरीर में लाल दाने पड़ जाते हैं, जिसमें खुजली भी होती है और चेहरा भी इससे लाल हो जाता है, और जांघ पर भी कुछ दाने हैं जिनमें पस भी पड़ गई है। तो क्या करें डॉक्टर रामचंद्र? इनको ऐसा लगता है कि इनको भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वाइड स्प्रेड फंगल इन्फेक्शंस, और उसको किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर के दिखाएं। और तीनों चीज़ें एक इन्फेक्शन की वजह से हो सकती हैं, उसका पूरा इलाज कराएं। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि त्वचा रोग विशेषज्ञ को कंसल्ट करने के बाद, दिखाने के बाद इसकी समस्या हल हो जाएगी। जी, लेकिन इन्होंने जो सवाल पूछा है शरीर पर, आजकल मानसून का सीजन है और पसीना बहुत आ रहा है, और जब से ही पसीना आता है या हमारे कपड़े भीग जाते हैं, हम अपने कपड़ों को निकाल करके जितने कपड़े निकाल सकते हैं उनको निकाल देते हैं और हम काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई ज़्यादातर करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो शरीर कपड़े से ढका हुआ रहता है उस पे नहीं, जो कपड़े से ढका हुआ नहीं होता है उस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं और कई बार उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम फोटोडर्मेटोसिस। एक सवाल है, बहुत कम शब्दों में मैं इसका जवाब चाहूंगी, लास्ट सवाल है, ले लेते हैं। रमन कुमार है और ये बताते हैं कि इनकी बेटी को 2021 में घी गिर गया था, गर्म घी, जिसके बाद से वहाँ पर निशान पड़ गया और अभी भी कभी कभी उस पर खुजली होती है और कई बार दाना भी हो जाता है। जी, निशान जब जल गया, इसको सुपरफिशियल बर्न कहते हैं, घी गिर गया और उनके पर निशान हो गया, तो ये त्वचा रोगी विशेषज्ञ से राय लेकर ट्यूब्स होती हैं जो ये बराबर लगाएं ताकि ये निशान जो है समान चमड़ी के जैसे हो जाए।
तो इनको त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आए, डॉक्टर रामचंद्र आप भी, डॉक्टर पूनम आप भी, और बहुत सारे हमारे दर्शकों के कॉल्स के जवाब दिए, और आपने काफ़ी अवेयर भी किया दर्शकों को कि इस मौसम में कैसे अपने स्किन का आप ख्याल रख सकते हैं। और यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत से मेल आए हैं। भोपाल से हमारे एक दर्शक हैं राघवेंद्र सिंह, जिन्होंने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है। कानपुर से सविता जायसवाल पूछते हैं कि उनकी मां लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज है और इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए ताकि ये जड़ से ख़त्म हो जाए। दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपके सभी समस्याओं को रखेंगे और उनके बारे में जानकारी देंगे, और साथ ही इसके बारे में हम आपको पहले से बता देंगे कि कब हम किस विषय को कार्यक्रम में शामिल करने वाले हैं। 2 दिन पहले आपको टेलीविजन के माध्यम से इससे जुड़ी जानकारी दे दी जाएगी। तो ज़रूर आप हमारा ये कार्यक्रम देखते रहें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, अपने सुझाव, अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचा सकते हैं। swasthkisan@gmail.com ये हमारा ईमेल पता है। और आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें, स्वस्थ रहें और मंगल रहें। दिन भर की सुर्खियों से अलग